प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की इस कक्षा में अध्याय 6 मूल अधिकारों की बात हो रही है और आज की कक्षा यह अध्याय 6 के 8वें दिन की कक्षा है। आज भाग 8 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 16। इसके पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 15 पर बात किया इससे पूर्व की कक्षा में और 15 को ठीक से जाना। अब आप 16 की बात करेंगे। 16 क्या कहता है? 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर की समानता की बात हो रही। लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समता की गारंटी देता है। अब इसमें अवसर की समता के कुछ अपवाद भी हैं जो आप इस अनुच्छेद 16 में पढ़ेंगे। तो ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऑफ इक्वलिटी की बात करेंगे। तो क्रम से हम लोग अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, जैसा कि अनुच्छेद 15 में आपने पढ़ा कि शिक्षण संस्थानों में, खासतौर से सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण और अवसर की समानता की बात हुई थी। उसी प्रकार अनुच्छेद 16 में 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5) इन अनुच्छेदों में हम लोग लोक नियोजन, सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समानता की बात करें। तो बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(1) की बात करते हैं कि अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(1) में पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट क्या है ये देखेंगे। पहला बिंदु ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से, राज्य के अधीन, सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति की अगर बात होती है, नियोजन की बात होती है, तो इस संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(1) सरकारी नौकरियों में नियुक्ति या नियोजन के मामले में सभी लोगों के लिए अवसर के समानता की व्यवस्था है, ये कहता है अनुच्छेद 16(1). तो आइए अनुच्छेद 16(1) को हम लोग पहले नोट करें कि राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन किसी पद पर क्या, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में, पद पर नियोजन
या नियुक्ति, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में, संबंधित विषयों में क्या होगा भैया, संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अवसर की समानता होगी। तो अनुच्छेद 16(1) हमने देखा। अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, यानी राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी, किसी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ध्यान रहे कि यहाँ नागरिक कहा गया है, कई बार अनुच्छेदों में व्यक्ति कहा जा रहा है और कई बार नागरिक। यह सुविधा केवल नागरिकों के लिए है, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। तो नागरिकों के समक्ष सरकारी नौकरियों में सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, ये कहता है अनुच्छेद 16(1). अब इसको और स्पष्ट करते हैं अनुच्छेद 16(2). तो अगली पृष्ठ पर हम लोग चलते हैं और अनुच्छेद 16(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 16(2) और अनुच्छेद 16(2) का पहला बिंदु क्या कहता है? अनुच्छेद 16(2) में पहला बिंदु है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जात, जन्म स्थान भी इसमें जुड़ गया है, वंश क्रम, निवास, लिंग, इन आधारों के अलावा इसमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सरकारी सेवा के नियोजन में, सरकारी नौकरी में किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी नागरिक समान होंगे। 7 आधारों पर, 7 आधार गिनाए गए, जिसमें से 5 आधार तो अनुच्छेद 15 में भी गिनाए गए। यहाँ 2 आधार बढ़ जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग अलग से नोट कर लेंगे। तो आइए अनुच्छेद 16(2) देखते हैं, और इसमें क्या है कि कोई नागरिक केवल जन्म, मूल वंश, जात, लिंग, धर्म, वंशक्रम व निवास स्थान, ये इतने तथ्य हैं जितने गिनाए गए। मूल वंश, जात, लिंग, वंशक्रम, निवास, या इनमें से किसी कोई भी इनमें से किसी एक आधार पर, किसी एक आधार पर राज्य के अधीन, पुनः वही बात, राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में
नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा, यानी इस आधार पर अपात्रता नहीं हो सकती है तथा उसमें विभेद नहीं किया जाएगा, तथा उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 16(2) कहता है कि कोई नागरिक केवल जन्म, मूल वंश, जात, लिंग, धर्म, वंशक्रम व निवास स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा, या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने आधार हैं? 7। जन्म स्थान, मूल वंश, जात, लिंग, धर्म, वंशक्रम और निवास स्थान, इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक बिंदु हम यहां पर इशारा कर लें हम लोग कि यहां पर वंशक्रम और निवास स्थान अनुच्छेद 16(2) में नया है, बाकी के 5 अनुच्छेद 15 में ही आप पढ़ चुके हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ वंशक्रम व निवास स्थान, वंशक्रम व निवास स्थान, ये 2 आधार को शामिल किया गया है, तो हम लोगों ने इसे अलग से नोट कर लिया कि कौन से 2 आधार अनुच्छेद 16 में नए जुड़े हैं। तो एक वंशक्रम और दूसरा निवास स्थान। एक वंशक्रम और दूसरा क्या है? निवास स्थान। ये 2 नए जुड़े हैं। अनुच्छेद 15 और 16 में एक और बात है, वो भी इसमें देख लेते हैं। 15-16 में एक और बात है कि दोनों में लोक नियोजन में अवसर के समानता की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 16(1) व 16(2) में औसत के समानता की गारंटी दी गई है, तो इस तरह से 16(1) भी कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी। 16(2) भी कहता है कोई भेदभाव नहीं होगा, और उसके लिए 7 आधार भी दिया है कि इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक और बात कि 16(1) और 2 की बातें निजी संस्थाओं
और संविदा की नौकरियों पर लागू नहीं होंगे। तो आइए एक बिंदु और हम लोग नोट कर लें। बिंदु ये होगा कि दोनों अनुच्छेद कौन कौन 15(1) व 16(1) व 16(2) ये एक हो गया। 16(1) व 16(2) दोनों अनुच्छेद यानी दोनों ही अनुच्छेद केवल राज्य के अधीन नौकरियों केवल राज्य के अधीन नौकरियों की बात करते हैं। नौकरियों की बात करते हैं, ये ध्यान दें। निजी संस्थाओं की अगर बात किया जाएगा तो निजी क्षेत्र के संबंध में यह लागू नहीं होगा। तो निजी संस्थाओं व संविदा आधारित निजी संस्थाओं और संविदा आधारित सेवाओं में यह लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू नहीं माना जाएगा, लागू नहीं होंगे। यानी ये चीजें केवल और केवल राज्य के अधीन सेवाओं के लिए हैं। इसके अलावा एक और बात जो स्पष्ट करने की कोशिश की गई है वो ये कि अवसर की समता योग्यता का निर्मूलन नहीं है। यहां एक चीज है, अवसर की समता योग्यता का निर्मूलन नहीं समझा जाए। यानी योग्यता को डाइल्यूट नहीं कर सकते, योग्यता को कम नहीं कर सकते। अर्थात मानसिक और शारीरिक योग्यता आवश्यक है। यानी कि मानसिक व शारीरिक योग्यता आवश्यक। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 16, दोनों अनुच्छेद 16 और 16(1) और 16(2) ये केवल राज्य की नौकरियों तक सीमित हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों और संविदा आधारित नौकरियों पर अनुच्छेद 16(1) और 16(2) लागू नहीं होते। अवसर की समानता की जो गारंटी दी गई है, इस बारे में स्पष्ट किया गया है कि इस चक्कर में कहीं योग्यता को डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, योग्यता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, मानसिक और शारीरिक योग्यता बनी रहेगी। इसलिए नियोजन के मामले में आपको परीक्षाओं से, प्रतियोगिताओं से गुजरना होगा। ये कहता है अनुच्छेद 16(1) और 2। अब अनुच्छेद 16(1) और 2 के बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 16(3). तो अनुच्छेद 16(3) की बात कर लिया जाए। अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है?
अनुच्छेद 16(3) कहता है कि संसद जो है ना, वो चाहे तो विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में, संसद चाहे तो विधि बनाकर, कानून बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या किसी संघ शासित क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लगा सकती। अनुच्छेद 3, 16(3), 16(2) का अपवाद है। तो संसद विधि बनाकर, पहला बिंदु इसमें है कि संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है? विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में, लोक नियोजन यानी नौकरियां, लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र, कोई भी संघ शासित क्षेत्र, यानी ये किसी राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र में निवास संबंधी, क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लगा सकती है, शर्तें लगा सकती है। इस तरह से आपने क्या देखा? अनुच्छेद 16(2) में कहा गया कि निवास स्थान के मामले में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) में 7 बिंदु थे, 7 आधार दिए गए थे, जिसमें से एक निवास स्थान भी था। लेकिन 16(3) में कहा गया कि संसद कानून बनाकर निवास स्थान के मामले में चाहे तो किसी राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा कह दे कि यहाँ, या संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा किसी जगह पर निवास स्थान का शर्त लगा सकती है कि हम पर्टिकुलर यही, ये केरल के लोगों को लेंगे, तो तमिलनाडु के लोगों को लेंगे, तो कश्मीर के लोगों को लेंगे, या किसी खास क्षेत्र के बात कर सकते। तो आपने देखा क्या अनुच्छेद 16(2) का ये क्या है? अपवाद है। अनुच्छेद 16(3) क्या है? अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। तो इसमें हम लोग एक बिंदु डालेंगे कि यह अनुच्छेद 16(2) का, यह अनुच्छेद 16(2) का 16(2) का अपवाद है। अब आपको स्पष्ट हो गया कि यह 16(2) का अपवाद है। 16(2) में कहा गया कि निवास स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, और अब भेद किया जा रहा है। तो 16(2) का अपवाद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 16(4) की बात करते हैं। अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4), इसमें पहला बिंदु क्या होगा? एक एक करके इसके बिंदुओं को जान लें। तो अनुच्छेद 16(4) में राज्य को यह शक्ति दी गई है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में अगर उनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण का उपबंध कर सकती है। यानी राज्य चाहे तो किसी पिछड़े वर्ग के लोगों को
आरक्षण की सुविधा दे सकता है यदि वे पिछड़े हैं और साथ ही सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या कम है, उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। तो इन दो आधारों पर, दो आधार, एक पिछड़े होने का आधार, एक नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने का आधार, इन दो आधारों पर उन्हें आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 16(4). 16(4) में राज्य को यह शक्ति दी गई है, राज्य को यह शक्ति दी गई है, क्या शक्ति दी गई है? राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, किसी वर्ग के पक्ष में, लेकिन पक्ष में कैसे? पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व, क्या प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, कैसे? राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो अगर ऐसा है, जिसकी प्रतिनिधित्व, जिसकी के बजाय जिसका कर लें, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध, तो नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है, कर सकती है। तो हमने देखा कि इस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए दिया गया है। किसको आरक्षण मिलेगा? राज्य की राय में वह पिछड़ा हो, राज्य की राय में राज्य के अनुसार सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो, तो ऐसे पिछड़े वर्ग के हिस्से को राज्य नौकरियों में या पदों का आरक्षण दे सकता है। शर्त क्या है? पिछड़ा हो और राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। शर्त क्या है? शर्त यह है, शर्त एक कि वह पिछड़ा वर्ग हो, और दूसरा राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। तो इन दो शर्तों पर आरक्षण की व्यवस्था होगी। कितने शर्तों पर? 2 शर्तों पर। ये 2 शर्त
आप खूब अच्छे से जान लें कि एक तो पिछड़ा हो वर्ग क्या हो, वो पिछड़ा वर्ग हो, और राज्य की सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। अगर ये दो बातें राज्य को समझ में आ जाती हैं तो राज्य ऐसे पिछड़े वर्ग को नौकरियों में, नियुक्ति में, पद में आरक्षण दे सकता है। ये कहता है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) आपने कंफर्म किया। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 16(5). तो आइए अगले पृष्ठ पर अनुच्छेद 16(5) की बात करें। अनुच्छेद 16(5). 16(5) का जो बिंदु है वो क्या कहता है? 16(5) में ये है कि जो ये अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 16(4), 16(3), ये जो अनुच्छेद हैं, इस अनुच्छेद की कोई भी बात, सॉरी 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), सभी अनुच्छेद की कोई भी बात धार्मिक व सांप्रदायिक संस्था के ऊपर लागू नहीं होगी। यानी अगर संस्था धार्मिक है, सांप्रदायिक है, तो वो संस्था अपने धर्म या किसी विशिष्ट धर्म के किसी विशिष्ट व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त कर सकती। यानी अगर मामला किसी धर्म से, किसी विशिष्ट समुदाय से कोई संस्था है, तो उस संस्था के किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करने में अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) उस पर लागू नहीं होता। ऐसी संस्थाएं जो धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर हैं, वो अपने धर्म या संप्रदाय से किसी व्यक्ति को अपने संस्था में किसी पद पर आसीन कर सकती। तो ये कहता है अनुच्छेद 16(5). 16(5) भारत में अल्पसंख्यक और धार्मिक वर्ग की संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करता है। तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात इस अनुच्छेद की कोई भी बात कहां लागू नहीं होगी? किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पद पर, संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में, किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में ठीक है, किसी पदाधिकारी या सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकेगी। किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकेगी।
तो अनुच्छेद 16(5) में कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिला। भारत की विविधता का ख्याल रखते हुए अनुच्छेद 16(5), इसमें अगर संस्था कोई धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर संस्था है तो संस्था के किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति हो रही है, तो ऐसे में किसी धर्म विशिष्ट व्यक्ति को अगर वरीयता दिया जा रहा है, किसी धर्म विशिष्ट के व्यक्ति को अगर नियुक्त किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 16 का कोई भी भाग उसको रोक नहीं सकता। अर्थात अनुच्छेद 16 1, 2, 3 और 4, अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3) और 16(4) इसमें बाधक नहीं बनेंगे। अर्थात यूं कह लीजिए कि धार्मिक आधार पर अगर कोई संस्था है, वह धार्मिक आधार पर किसी की भी नियुक्ति कर सकती है। सांप्रदायिक आधार पर अगर संस्था है तो अपने संप्रदाय विशेष के लोगों की नियुक्ति कर सकती है। इन बातों के साथ आज की कक्षा में हम लोगों ने अनुच्छेद 16 के सभी 5 अनुच्छेद देख लिए। अनुच्छेद 16 के अन्य तमाम और बातें हैं जो इस अनुच्छेद से जुड़ी हुई हैं, उनको हम लोग अगली कक्षा में अनुच्छेद 16 के स्पष्टीकरण और विस्तार के बारे में के रूप में पढ़ेंगे। आज पहले हम लोग इसको दोहरा लें और आज की कक्षा को समाप्त करें। तो आज बात होनी थी अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात होगी। कहाँ है? लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। हम लोग बात क्रम से शुरू करेंगे। अनुच्छेद 16(1) शुरुआत करता है, कहता है कि राज्य के अधीन अगर कोई नौकरी है तो किसी नियोजन या नियुक्ति में संबंधित विषय के सभी नागरिकों के लिए समानता का व्यवहार किया जाएगा। सबके साथ अवसर की समानता होगी, किसी के साथ कोई भेद विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 16(1) कहता है। इसी को अनुच्छेद 16(2) और क्लियर करता है। अनुच्छेद 16(2) उसको और स्पष्ट करता है और स्पष्ट करके कहता है कि कोई नागरिक केवल जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग धर्म के आधार पर, वंशक्रम और निवास के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर अगर राज्य के अधीन कोई नौकरी है, कोई नियोजन है, कोई पद है, तो उसके संबंध में वो अपात्र नहीं होगा। यानी यहाँ अवसर की समानता होगी, उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। यह कहता है अनुच्छेद 16(2). तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) एक ही बात कहते हैं। 16(2) उसको स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या? जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, ये 5 बातें पढ़ी थी। 16 में हम लोग वंशक्रम व निवास स्थान भी शामिल कर लिए हैं और इस तरह से संविधान में अब यहाँ 16(2) में 7 आधार पर, कितने आधार पर? कुल 7 आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से मना किया गया है, समानता की बात की गई है। तो इन 7 आधारों में वंशक्रम और निवास स्थान को नया इसमें शामिल कर लिया गया। और 16(1) व 16(2) में अवसर के समानता की गारंटी। आप साफ साफ कहेंगे कि 16(1) और 16(2) संविधान में अवसर के समानता की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? पहले 16(2) को थोड़ा सा और स्पष्ट करना, फिर अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। 16(2) में कहा गया है, दोनों अनुच्छेद 16(1) और 16(2) ये राज्य के अधीन नौकरियों की बात करते हैं। ध्यान रखें, प्राइवेट नौकरियों की नहीं, निजी नौकरियों की नहीं, और संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर
जो नौकरी है कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर, उनमें, और निजी क्षेत्र की नौकरियों में ये लागू नहीं होंगे। इस तरह से एक और बात कि जो अवसर की समानता की जो गारंटी दी जा रही है वो योग्यता का निर्मूलन न समझ लिया जाए। ये न कहा जाए कि अवसर की समानता की वजह से योग्यता को शून्य कर दिया जाएगा या कम किया जाएगा। कम नहीं करना है, मानसिक और शारीरिक योग्यता आवश्यक बनी रहेगी। तो इस तरह से योग्यता को बहुत डायलूट नहीं किया जा सकता। योग्यता की परख परीक्षाओं का माध्यम बना रहेगा। किसी को परखने का जो तरीका है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं हो या अन्य कोई तरीका हो, वो चलता रहेगा, क्योंकि योग्यता का निर्मूलन नहीं है, योग्यता कम नहीं कर दी जाएगी। तो इस तरह से अनुच्छेद 16(2) ने स्पष्ट किया। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 16(3). 16(3) बड़ा साफ साफ कहता है कि संसद विधि बनाकर एक काम कर सकती है। संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है कि लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र यानी किसी क्षेत्र विशेष में निवास स्थान का शर्त लगा सकती है। लो भैया, 16(2) में कहा गया निवास स्थान अवसर की क्षमता इस आधार पर नहीं रोकी जा सकती। 16(3) में कहा जा रहा है कि निवास को लेकर के शर्त लगाया जा सकता है कि अमुक जगह का फला जगह के व्यक्ति को ही हम नौकरी में लेंगे, फला जगह के व्यक्ति को नहीं लेंगे। न संसद इसके लिए कानून बना सकती है, ऐसा कर सकती है। अर्थात यह 16(2) का अपवाद हुआ, जहां एक तरफ 16(2) कहता है कि निवास स्थान को लेकर कोई भेद नहीं होगा, 16(3) कहता है निवास स्थान को लेकर कोई अतिरिक्त कानून बनाया जा सकता है। तो 16(3) क्या है? 16(2) का तोड़ है, 16(2) का अपवाद है। 16(3) कहता है कि किसी खास जगह के लोगों को नौकरी में लेने का कानून बनाया जा सकता है। तो ये तो हुआ 16(3). अब देखते हैं 16(4) में कौन सा बात सामने आता है। 16(4) में राज्य को शक्ति दी गई है, राज्य को वह पावर दिया गया है कि राज्य क्या करे, पिछड़े हुए नागरिकों का पता लगाए। राज्य क्या करे, पता करे कि उसके नागरिक पिछड़े हुए हैं, और ये भी पता करे कि जो पिछड़े हैं उनका प्रतिनिधित्व राज्य की नौकरियों में कम है। अगर पिछड़े हैं और राज्य की नौकरियों में उनकी नौकरियों की संख्या कम है, प्रतिनिधित्व कम है, तो राज्य ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की, ऐसे नागरिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) ध्यान रखना है कि राज्य को 2 शर्त पूरी करनी है। कौन कौन 2 शर्त? व्यक्ति पिछड़ा हो, नागरिक पिछड़ा हो, और राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। ये 2 बातें अगर, तो राज्य की राय में अगर वो पिछड़ा है, राज्य की राय में अगर सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व कम है, तो ऐसे पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग के खास वर्ग को राज्य क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है। क्या कर सकता है? आरक्षण दे सकता है। तो यहां से आरक्षण की व्यवस्था हुई सरकारी नौकरियों में। क्या हुआ? सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 16(4). अब अनुच्छेद 16(5) की बात करेंगे। हम लोगों ने अनुच्छेद 4 पढ़े। 4 कौन कौन? अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3) और 16(4). ये चारों अनुच्छेद
5 पर लागू नहीं होते, 16(5) पर लागू नहीं होते। इसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था में अगर किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति करनी है तो वह धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था अपने धर्म के किसी व्यक्ति को वरीयता दे सकती है और इस पर 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) लागू नहीं होगा। यानी 16(5) ने भारत में संप्रदायों और धर्मों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण प्रदान किया है कि अगर संस्थाएं धार्मिक है, धर्म के आधार पर कोई संस्था है, संप्रदाय के आधार पर कोई संस्था है, तो वह अपने संस्था में अपने ही धर्म और संप्रदाय के किसी व्यक्ति को वरीयता दे सकते हैं, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। आप 16(1), 16(2), 16(3) और 16(4) का उल्लंघन नहीं उसको मान सकते। तो 16(1), 16(2), 16(3) और 16(4) ये चारों अनुच्छेद 16(5) धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थाओं में नियुक्तियों पर लागू नहीं होते, नौकरियों पर लागू नहीं होते। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 16 के 5 खंडों को देखा और समझा। अनुच्छेद 16 के अभी अधिक ढेर सारे विस्तार हैं जिसे अगली कक्षा में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए अनुच्छेद 16 को समझा हम लोगों ने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।